नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी की वजह से G7 पूरी दुनिया की सुर्खी बना हुआ है। पाकिस्तान से लेकर वेस्ट के कुछ नामी गिरामी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मीडिया हाउसेज से लेकर भारत के अपोजिशन तक एक ही सुर में राग आलाप रहे थे कि पीएम मोदी को G7 में इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को, वेस्टर्न मीडिया के फॉल्स नैरेटिव को और हमारे रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के टोंट को फोइल कर दिया है। पीएम मोदी ने कन्फर्म किया है कि खुद कनाडा के नए गवर्नर मार्क जे कार्नी ने उन्हें फोन कॉल करके इनविटेशन दिया है, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन इसको लेकर कनाडा के नए गवर्नर प्राइम मिनिस्टर को काफी ब्लैकलेस फेस करना पड़ रहा है। मास लेवल पे खालिस्तानी आतंकवादी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इस न्यूज को कवर कर रहा है कि पीएम मोदी इनवाइटेड, पीएम मोदी इनवाइटेड। जी हाँ, पीएम मोदी इनवाइटेड एट G7। और पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। कहते हैं, ग्लैड टू रिसीव ए कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी ऑफ कनाडा। अब आपको पता होगा, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के नए गवर्नर बनने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है और नए प्राइम मिनिस्टर कनाडा में आ चुके हैं, जिनका नाम है मार्क जे कार्नी। यहाँ पे ये व्यक्ति आप देख पाओगे। पीएम मोदी कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kananaskis later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meetings at the summit. यहाँ पे पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि वे G7 समिट को अटेंड करने कनाडा जाने वाले हैं, क्योंकि इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल इनविटेशन मिला है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और पिछले 6 सालों से लगातार इंडिया को G7 समिट में इनवाइट किया जा रहा है एज ए चीफ गेस्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7। लेकिन इस ऑफिशियल इनविटेशन से 2 दिन पहले तक पाकिस्तानी मीडिया वेस्टर्न मीडिया के साथ मिलकर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था कि इस बार इंडिया कनाडा के जिस तरह रिलेशन खराब चल रहे हैं, उनके मध्य भारत को G7 में इनवाइट नहीं किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल्स आप देखिए। द डॉन, पाकिस्तान का स्टेट मीडिया, पीएम मोदी नॉट इनवाइटेड टू G7 समिट इन कनाडा। The Express Tribune, मोदी नॉट इनवाइटेड टू G7 समिट इन कनाडा। इसी तरह से कुछ वेस्टर्न मीडिया, दी वायर आप देखिए, एज दिस G7 क्लॉक टिक्स, साइलेंस ओवर इंडियाज इनवाइट एंड व्हाट इट मींस। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट पेश कर दी। ब्लूमबर्ग ने क्या किया, जो डॉन ने छापा है उसी को कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे छाप दिया। पीएम मोदी नॉट इनवाइटेड G7 समिट इन साइन ऑफ फ्रेड कनाडा टाइज। ऐसे ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इज ए कनाडा इंडिया रेस्ट ऑन होल्ड, मोदी इज लाइकली G7 नो शो सजेस्ट सो। और इन्हीं प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स का सहारा लेकर इंडिया में कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी को इस बार इनवाइट ही नहीं किया गया है, जो पिछले 6 सालों से लगातार किया जा रहा था। हमारे अपोजिशन कांग्रेस, जो बड़ी पार्टी है, उन्होंने स्लैम किया हमारी सरकार को ओवर इंडिया नॉट बीइंग इनवाइटेड एट G7 समिट। कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं जयराम रमेश जी, आपने इनको देखा होगा। जयराम रमेश जी ने स्लैम किया है गवर्नमेंट को। इन्होंने कहा कि विश्व गुरु विल नॉट बी इनवाइटेड, विल नॉट बी अटेंडेंस एट कनाडा समिट। जो पिछले 6 सालों से इंडिया को इनवाइट किया जा रहा था, वो इस बार नहीं किया गया है, तो फिर काहे का विश्व गुरु। और देखिए, जब ये पूछा जाता है कि प्रियंका गांधी जी का पीआर क्या है, तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि वो अपनी दादी जैसी दिखती हैं, यानी कि वे इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। अब दिखते तो जयराम रमेश भी हैं, और सबसे बड़ी बात वो कांग्रेस में भी हैं।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये हमारी भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बंगल है। लेकिन इन सब न्यूज को कह लीजिए, इन सब स्टेटमेंट्स को कह लीजिए, या जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसको पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट करके, पोस्ट करके यहाँ पे फोइल कर दिया है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि पीएम मोदी कनाडा जाने वाले हैं, चाहे कितने भी स्ट्रेंज रिलेशन हमारे कनाडा के साथ हो रखे हों। और जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को इनवाइट किया, तो इनको भी कनाडा में काफी ब्लैकलिस्ट फेस करना पड़ा, इनको भी काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप्स जो कनाडा में शरण लेके बैठे हुए हैं, जो कनेडियन गवर्नमेंट उनको फंडिंग भी देती है, उनको सहारा देती है, जो इन्होंने पाल पोस के रखे हैं, वही आज इनके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए द गार्डियन की ये न्यूज है, कनाडाज पीएम फेसिस ब्लैकलिस्ट फॉर इनवाइटिंग इंडियाज नरेंद्र मोदी फॉर G7 समिट। Canada Prime Minister Mark Carney faces backlash for inviting PM Modi amid ongoing Niger killing probe. Now निज्जर किलिंग के बारे में आपको पता होगा, ये एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, खालिस्तानी आतंकवादी कहना जो है बेटर रहेगा। और ये जो है मारा गया था 2023 में। तब आप सब ने देखा होगा किस तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो उस समय थे, उन्होंने भारत पे बड़े बड़े आरोप लगाए, यानी कि फॉल्स आरोप हम कह सकते हैं, विदाउट एनी एविडेंस। उस समय पे यूएस, यूके, जर्मनी, वेस्टर्न वर्ल्ड, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश कनाडा के साथ आके खड़े हो गए और कहा कि हम लोग एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि जो खालिस्तानी हत्याएं कनाडा में, यूके में या इंडिया के आउटसाइड हो रही हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट है। और आपको बता दूं, इस निज्जर किलिंग केस में अभी तक हमारे 4 भारतीयों को कनाडा ने पकड़ा हुआ है, जिनके ऊपर आरोप इन्होंने लगा रखे हैं। हालांकि कोई एविडेंस इनके पास नहीं है, वे सिद्ध भी नहीं कर पाए हैं आज तक। 2023 की वो बात है, तब से लेकर आज तक ये इस चीज को जो है प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि भारत सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं भी। बट आप समझिए कि एक हाई लेवल ड्रामा यहाँ पे रचा जा रहा है, केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और आप समझिए जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट कनाडा में हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक कनाडा में सिखों का है, एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। और मोस्टली वहां पे अगर आप देखोगे, वे खालिस्तानी समर्थक हैं, जिनको इन्फ्लुएंस करने का काम ये बड़े बड़े लोग जैसे कि निज्जर हो गया और एक वो पन्नू पन्नू करके है, ये सब करते हैं। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को डिफेंड किया। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जो इनवाइट किया गया है वो एक सेंस बनाता है, इट मेक्स ए सेंस। कार्नी डिक्लाइन टू आंसर रिपोर्टर्स। आई मीन यहाँ पे जब रिपोर्टर्स ने पीएम कार्नी से ये पूछा कि क्या भारत सरकार का, क्या के मोदी गवर्नमेंट का निज्जर किलिंग के असैसिनेशन में कोई रोल है, तो इन्होंने डिक्लाइन किया कि देखिए ये एक लीगल प्रोसेस है जो अभी कंटिन्यू है, और जो कोई अंडरगोइंग प्रोसेस होती है, जो लीगल प्रोसेस होती है, उसमें कमेंट करना एंड उसके ऊपर स्टेटमेंट देना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। सो ये इस प्रकार की लीगल प्रोसेस अभी चल रही है, इनको जो है रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। के अलावा जब आगे रिपोर्टर्स ने ये पूछा कि पीएम मोदी जी को क्यों इनवाइट किया गया है, तो इन्होंने कहा देखिए, ऑन दी अदर हैंड इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G7, लेकिन इंडिया विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन दी वर्ल्ड। हालांकि ये आई थिंक करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो इसके अलावा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड सेंट्रल पावर है टू दी सप्लाई चेन। इसीलिए इंडिया को G7 में इनवाइट करना ये एक सेंस बनाता है। इट वाज इंपॉर्टेंट टू इनवाइट द कंट्रीज लीडर डिस्पाइट द continuing investigation to discuss energy, artificial intelligence and critical minerals. So it makes sense. And I extended the invitation to Prime Minister Modi, and in that context, he was accepted, Carney said. तो इन्होंने इस बात को इस तरह से रखा है कि भारत, आप समझिए, एक इमर्जिंग एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के समय बन चुका है।
वहां बड़ी पॉपुलेशन है, एंड सप्लाई चेन में अगर आप देखोगे आज के समय सेंट्रल पावर बनता जा रहा है। ऐसे में उस देश को इनवाइट करना, उसकी लीडरशिप को इनवाइट करना, ये एक सेंस भी बनाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो विदाउट इंडिया G7 हैज नो रेलिवेंसी। मैं कई सारे आर्टिकल्स आगे इसके ऊपर आपको दिखाऊंगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के। कैनेडियन गवर्नमेंट के इस मूव से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। पन्नू यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहा है और अपने जो समर्थक हैं उनको भड़का रहा है इंडिया के खिलाफ कि जब पीएम मोदी कनाडा में आएंगे तो हम मास लेवल पे प्रोटेस्ट स्टेज करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, गुरपंत सिंह पन्नू इसका पूरा नाम है, क्लेम मोदी बिहाइंड निज्जर्स मर्डर, खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि सिख फॉर जस्टिस करके एक संगठन है सो कॉल्ड, उसके चीफ हैं। इन्होंने थ्रेटन किया है कि पीएम मोदी जब G7 में आएंगे तो उनके सामने प्रोटेस्ट जो है किया जाएगा। और आप अभी से ही बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं जो खालिस्तान का समर्थक करते हैं, वे कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट स्टेज कर रहे हैं कि पीएम मोदी को क्यों यहाँ पे बुलाया गया है, इंडिया को क्यों इनवाइट किया गया है। लेकिन हमारे रिलेशन कनाडा के साथ पिछले 3 से 4 सालों से आप समझिए बिल्कुल खराब हालातों से गुजर रहे हैं। इवन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इसके ऊपर मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया है हर समय पे कि कैसे कैनेडियन डिप्लोमेट इंडिया से भाग गए थे, मलेशिया गए थे, और जब इंडिया ने अल्टीमेटम जारी किया था और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे कहा था कि इंडिया की कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है निज्जर किलिंग्स में या किसी भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के किलिंग को लेकर। लेकिन अब ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब प्राइम मिनिस्टर कनाडा में जाएंगे तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, किस तरह से उनको वेलकम किया जाएगा और कौन कौन से सवालात उनसे किए जाएंगे रिपोर्टर्स के द्वारा, कैनेडियन ऑफिशियल्स के द्वारा, निज्जर किलिंग्स को लेकर, कनाडा के साथ बाइलेटरल टाइज को लेकर और इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर। इसके अलावा जो अब भारत ने पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन फेस किया है, जिस तरह से हमने आतंकवादियों को यहाँ पे मार गिराया है, और उस चीज को लेकर भी लाजमी है सवाल किए जाना। इसके अलावा यूएस जो कि G7 का एक परमानेंट मेंबर है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि बेतुके बयान देते रहते हैं हर वक्त, वो भी वहां पे आएंगे तो उनसे भी मुलाकात होना लाजमी है। और जिस तरह से आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने वार रुकवा दी, मैंने न्यूक्लियर वार रुकवा दी, न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन रुकवा दिया, उस चीज को लेकर भी किस तरह से पीएम मोदी रिएक्ट करेंगे, किस तरह से उनकी बातचीत होगी, ये भी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और आप G7 के बारे में तो जानते ही होंगे, हाँ हम बात करेंगे, लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। नाउ आपको पता, फ्रांस, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा, ये सब G7 के परमानेंट मेंबर हैं। G7 का आज तक एक्सपेंशन नहीं हुआ है, इसका डिमोशन ही हुआ है, क्योंकि पहले आपको पता है G8 हुआ करता था, रसिया भी इसका एक मेंबर था, बट रसिया को यहां से निकाल दिया गया तो ये G7 बन जाता है। लेकिन पिछले 6 सालों से 7 सालों से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और जिस तरह से वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया ने अपनी छाप यहाँ पे बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, उसको लेकर G7 में इनवाइट किया जाता रहा है। बट विदाउट इंडिया G7 की कोई रेलिवेंसी नहीं है। और इस पे कई सारे आर्टिकल्स मैं आपको दिखाता हूं। ये आज से तकरीबन 7 साल पुराना एक आर्टिकल है PRT ग्लोबल का, जो कि तुर्किश मीडिया हाउस है, स्टेट मीडिया हाउस। यहाँ पे कहा गया है द G7 इज नो लॉन्गर रेलिवेंट, हेयर इज वाई। और इसको लिखने वाले या इस रिपोर्ट को पेश करने वाले व्यक्ति हैं जिम ओ नील, जिन्होंने ब्रिक्स की जो है संकल्पना दी थी, ब्रिक्स का जो नाम है वो कोइन किया था। यहाँ पे G7 आप समझिए बेसिकली ब्रिक्स को एक राइवल की तरह देखता है, तो इसीलिए इनका कहना है कि ब्रिक्स G7 का कोई राइवल नहीं है, उसके अपने अलग इंटरेस्ट हैं, अलग सेक्टर्स में वो काम करता है। जिस एरियाज में G7 वर्क करता है उनसे डिफरेंट यहाँ पे ब्रिक्स के कंडीशंस हैं। तो ऐसे में आप ब्रिक्स को अपना एक दुश्मन समझते हो, अगर उसको अपना एक कंपटीटर समझते हो। इसीलिए आज के समय G7 की तरफ से कोई भी बड़ा यहाँ पे
काम नहीं किया गया है, कोई बड़ी पॉलिसी मेकिंग नहीं की गई है जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करने वाली हो, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना नहीं की गई है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट डालने वाला हो, इसीलिए G7 की रेलिवेंसी नहीं रही है। और दूसरा ये बताया जाता है कि G7 मेंबर्स के बीच में आपस में काफी मतभेद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आपको पता है कनाडा के ऊपर उन्होंने भारी भरकम सैंक्शंस लगाए हैं, भारी भरकम टैरिफ्स को इम्पोज किया है। इसकी वजह से कनाडा और यूएस के रिलेशन भी कुछ खास नहीं है, ठीक नहीं चल रहे हैं। वैसे ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को ह्यूमिलिएट किया था ये कहते हुए कि आपको 51st कनाडा का गवर्नर बना दिया जाएगा यदि आप टैरिफ से घबराते हो, कनाडा को हमारा 51st स्टेट बना दीजिए, और वो सब बातें हमने देखी हैं। तो एज ऑफ नाउ एनडीटीवी आल्सो सेड G7 अप्रोच हैज नो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। आज के समय G7 जिस रास्ते पे चल रहा है उसकी कोई भी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। अगर आपको और भी अच्छे से इस बारे में समझना है तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक ओपिनियन है, मैंने पढ़ा था इसको, राम माधवन जी के द्वारा लिखा गया है। इफ G7 वांट्स टू रिमेन रेलिवेंट इट मस्ट लिसन टू इंडिया। इंडिया को लिसन भी करना पड़ेगा, इंडिया को इनवाइट भी करना पड़ेगा। इंडिया ग्लोबल साउथ का एक ऐसा लीडर है जिसकी G7 को आज के समय आवश्यकता है। G7 नीड्स इंडिया, G7 नीड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। और कुछ की पॉइंट्स पे यदि डिस्कस करना चाहें तो जैसे कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन रह चुका है, एक्सपेंशन इसका नहीं हो रहा, जबकि ब्रिक्स अगर आप देखोगे इसका हमने काफी एक्सपेंशन किया है, इमर्जिंग इकोनॉमीज को इसमें जगह दी है जो G7 का ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहती थी लंबे समय से। ऐसे में फिर राइज हो रहा है G20 का। अब G20 एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखा जाए तो एक बड़ा ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट से कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा इंटरनल डिवीजन देखने को मिल रहा है एंड फेलर ऑफ द डिलीवर। जिस तरह से G7 पॉलिसी मेकिंग करता है और पॉलिसी मेकिंग करने के बाद वो फेल हो जाते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं लीडर्स जो कि सिंबॉलिक स्टेटमेंट देते हैं रेदर देन कंक्रीट एक्शन, ऐसे में ये फेल होता जा रहा है। इमरजेंस ऑफ न्यू चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उनको एक साथ मिलकर ये लोग डिसिसिव एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहे कोविड-19 पैंडेमिक की बात कर लीजिए या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ब्रेविटी वो क्या होती है? ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि डिग बेबी डिग, जितना हो सके उतना खुदाई करो, जितना हो सके उतना एक्सप्लॉयटेशन करो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसका बढ़ना, ठीक है, प्लांटेशन करना, अर्थ को सेव करना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप समझिए डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में भी। ऐसे में यदि इंडिया जैसा बड़ा देश, इंडिया जैसा ग्लोबल साउथ का लीडर, इमर्जिंग इकोनॉमी, विश्व की आप समझिए अभी आने वाले कुछ समय में हम लोग ऑफिशियल फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ऐसे में इंडिया को अगर नहीं सुना जाए, इंडिया को इनवाइट नहीं किया जाए तो इनका बेड़ा गर्क होना तय है। बाकी अगर आप ग्लोबल जीडीपी शेयर की भी बात करो 2020 से 24 के बीच में तो वो G7 का लगातार गिरता ही जा रहा है और ब्रिक्स का यहाँ पे ऊपर उठता जा रहा है। तो ब्रिक्स अगर आप एज ऑफ नाउ देखोगे तो 35.43% ग्लोबल जीडीपी शेयर रखता है, जबकि G7 29.664 ग्लोबल शेयर रखता है। तो इसमें भी लगातार आगे आने वाले समय में गिरावट होगी क्योंकि कनाडा की जो इकोनॉमी है वो भी श्रिंक होती जा रही है। यूएस भी, अब अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से उस पे भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि एक मास लेवल पे रिसेशन आने वाली है, अगले 6 महीनों में यूएस में रिसेशन आने वाली है जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगी। तो ये है G7। अब बहुत बड़ी बात नहीं है पीएम मोदी को इनवाइट करना, वो उनकी मजबूरी है, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको आवश्यकता है इंडिया जैसे देश की, राइट। तो ये चीजें हैं और भी काफी चीजें इसमें डिस्कस करने लायक हैं। तो आप सभी का क्या ओपिनियन है? अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एक लाइक जरूर करना, और आपके जो ओपिनियन है, आपके जो सुझाव है वे भी कमेंट बॉक्स में आप
जो है रख सकते हो। एंड थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।